स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के अंदर। तो हम लोगों ने डिबेंचर चैप्टर का ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का जो केस है वो कंप्लीट कर लिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ प्रीमियम पर डिबेंचर जो है वो इशू हो रहा था एंड प्रीमियम का अमाउंट परसेंटेज में कैलकुलेट करना था जो कि हमें अलॉटमेंट के साथ में मिल रहा था। तो यहाँ पर कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन का हमने बढ़िया एक स्तर का एग्जाम्पल कर लिया था और अंडर सब्सक्रिप्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया था। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो सकते हैं डिबेंचर चैप्टर के तो हम उसको कवर करते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मे बी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो इनको भी बड़े ही ध्यान से आपको करना है। ASBA ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जब भी कोई पर्सन कंपनी का डिबेंचर अप्लाई करता है, कंपनी का डिबेंचर खरीदना चाहता है, तो कंपनी क्या बोलती है कि हमें डाउट है कि आप अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन जब पैसा देने की बारी आएगी तो शायद आप पैसा नहीं देंगे एप्लीकेशन का, तो हम अपना समय क्यों जाया करें आपको डिबेंचर अलॉट करके। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए कि जो डिबेंचर अप्लाई करने वाला पर्सन है, डिबेंचर की एप्लीकेशन डालने वाला पर्सन है, उसको वो डिबेंचर मिल जाए एंड कंपनी को भी ये गारंटी हो कि उनका पैसा नहीं मरेगा एंड जो डिबेंचर खरीदने वाला पर्सन है वो पैसा देगा ही देगा। तो ये गारंटी कैसे दी जाए कंपनी को, तो यहीं पर एक फंक्शन होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जो एक डिबेंचर अप्लाई करता है पर्सन, तो वो अपने बैंक में एक एप्लीकेशन डालता है जिससे कि फॉर एग्जांपल उसने 100 डिबेंचर खरीदे एंड हर एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपये था, यानी टोटल उसे पैसा देना है 10,000 रुपये, या फिर सिर्फ एप्लीकेशन के बराबर पैसा देना है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये कंपनी ने उससे डिमांड किया है। तो अब वो अपने बैंक को एक एप्लीकेशन डालेगा एंड वो बैंक फिर इस पर्सन के बिहाफ पर कंपनी में अप्लाई करेंगे इनके लिए डिबेंचर्स को। तो जो 5,000 रुपये फॉर एग्जांपल इस पर्सन को देना है कंपनी को, तो ये बंदा अपना 5,000 रुपये जो है वो ब्लॉक करवा लेगा अपने बैंक से। बैंक क्या करेगा कि इनका पैसा जो है 5,000 रुपये इनके अकाउंट में ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जांपल इनके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, तो 5,000 रुपीज़ बैंक जो है ब्लॉक कर देगा। अब ये पर्सन चाहे तब भी अपने बैंक से वो 5,000 रुपये नहीं निकलवा पाएंगे जो बैंक ने ब्लॉक किया हुआ है। टोटल 10,000 में से ये सिर्फ 5,000 ही अपना पैसा यूज कर पाएंगे। अब जब कंपनी एप्लीकेशन अलॉट कर देगी, एप्लीकेशन मान लेगी एंड डिबेंचर अलॉट कर देगी, तो उस टाइम पर बैंक को वो रिक्वेस्ट करेगी कि अब पैसा रिलीज कर दिया जाए, हमने इनको डिबेंचर अलॉट कर दिया है। तो उस समय पर बैंक जो है वो फिर ब्लॉक्ड अमाउंट को रिलीज करता है कंपनी के लिए। और इसी दौरान अगर डिबेंचर अलॉट नहीं होता है तो बैंक ये वाली अमाउंट जो है रिलीज नहीं करता है। तो यहाँ पर बैंक एज ए गारंटर काम कर रहा है दोनों के बीच में, बस इतना ही है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट refers to a financial arrangement where a certain sum of money is temporarily set aside। यानी बैंक जो है वो एक पार्टिकुलर सम जो है, फिक्स सम, वो सेट असाइड यानी अलग कर देता है या ब्लॉक्ड कर देता है, उनको ब्लॉक करके रख देता है उस पैसे को ताकि यूज ना कर पाए जिसका वो पैसा है। इन एन अकाउंट टू डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। डेमोन्स्ट्रेट मतलब सामने वाली कंपनी जिसका डिबेंचर ये पर्सन खरीदना चाहता है उस पर्सन को दिखाने के लिए कि इस पर्सन की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत सही है आपका डिबेंचर खरीदने के लिए, इसके पास पैसा है जितना आप लोगों को चाहिए। हम गारंटी लेते हैं कि ये वाला पैसा ये कहीं और
नहीं यूज कर पाएगा जब तक कि आप इसे डिबेंचर नहीं दे देते। कैपेबिलिटी और कमिटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, यानी ये पर्सन कमिट करने लायक है, कमिट करेगा कि ये जो पैसा देना चाहता है वो देगा ही देगा, क्योंकि हमने इसका पैसा ब्लॉक कर दिया है, तो अब वो वाली चिंता खत्म हो गई है। सच एज वीजा एप्लीकेशंस और बिजनेस ट्रांजैक्शंस, द फंड्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर रेगुलर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड बट सर्व एज ए गारंटी और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी दौरान ये जो बैंक में जो पैसा पड़ा है ये जनरली यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शन के लिए इसको ब्लॉक किया गया है बस उसी अमाउंट को फुलफिल, उसी गारंटी को फुलफिल करने के लिए ये अमाउंट यूज किया जाएगा। वंस द पर्पज इज फुलफिल्ड और द रिक्वायरमेंट इज मेट, द ब्लॉक्ड अमाउंट इज टिपिकली रिलीज्ड और मेड अवेलेबल अगेन फॉर रेगुलर यूज। या तो ये पैसा पेमेंट कर दिया जाता है और अगर यूज नहीं होता तो उस पार्टिकुलर पीरियड को खत्म होने के बाद में उस ब्लॉक्ड अमाउंट को रिलीज कर दिया जाता है, तो पर्सन जिसका वो पैसा है वो जैसे यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। अमाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आता है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी अलग तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपली पढ़िए, ब्लू स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 7% डिबेंचर, 7% ब्याज देने वाला डिबेंचर है, 10,000 की एप्लीकेशंस इनवाइट की थी ब्लू स्टार लिमिटेड ने। एक डिबेंचर का प्राइस जो है वो 100 रुपए है, पेबल ऑन एप्लीकेशन थ्रू ASBA। तो यानी कि जो कंपनी जो है पैसा जो मांग रही है एप्लीकेशन के टाइम पर वो ASBA के थ्रू मांग रही है, यानी कि ऐसे कोई भी पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता कि डायरेक्ट कंपनी में कॉल किया एंड अपनी एप्लीकेशन डाली और बुक कर ली ईमेल के जरिए, ना, उनको पहले ASBA की गारंटी देनी होगी कि हमने बैंक से ये अप्रूवल ले रखा है कि हमारा जो पैसा है एप्लीकेशन के टाइम पर जो हम देंगे आपको वो ब्लॉक्ड है, आप ये बैंक की गारंटी रखिए। वो मेल से शेयर की जाती है, उसके बाद ही कंपनी उस एप्लीकेशन को सीरियसली लेती है एंड तभी वो उनको डिवेंचर अलॉट करती है। तो यहाँ पर कुछ भी आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब अलग से पूछा गया, बस ASBA देखने भर से आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपकी जर्नल एंट्रीज सेम ही रहेंगी। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देना, जितनी भी अमाउंट हो 10,000 इंटू 100 तो 10 लाख से डेबिट और फिर 10 लाख से 7% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर देना। 2 जर्नल एंट्री आपकी पास होंगी, उसमें कुछ है ही नहीं तो उसके लिए क्या घबराना। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000, ठीक है जी, यहाँ पर 15,000 एप्लीकेशंस आई हैं 7% डिबेंचर्स के लिए। इट अलॉटेड द डिबेंचर्स टू ऑल द एप्लीकेशन और प्रो रेटा बेसिस, तो वही सेम क्वेश्चन है अगर आप देखें तो सिंपली बात क्या है, बैंक में पैसा आया 15,000 एप्लीकेशन के ऊपर, 15 लाख रुपए आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, $15 लाख। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कैंसिल आउट करो, $15 लाख कितना पैसा टू 7% डिबेंचर्स, $10 लाख, और बाकी जो पैसा है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा टू बैंक, 5 लाख। ये थी जर्नल एंट्रीज, इसमें कुछ भी ASBA का कुछ भी नहीं है, बस आप नरेशन में डाल देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक थ्रू ASBA एंड बाकी एंट्रीज सेम ही रहेंगी। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ASBA के बारे में पता होना चाहिए, अमाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट की ये तरीका क्या होता है, कौन यूज़ करता है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं वो तो इसी तरीके से करती हैं, क्योंकि वो हर पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, उनको बैंक के ऊपर ही भरोसा होता है। और बैंक के अंदर जिसका अकाउंट है तो बैंक को ये बात पता है कि हाँ इसका पैसा हमारे पास रखा है, हम इसका अमाउंट आपको गारंटी कर सकते हैं, बस इतना सा सिंपल है। चलिए, परचेज कंसीडरेशन
परचेज कंसिडरेशन क्या होती है दोस्तों? जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु के बदले में आप जो पैसा ऑफर करते हैं सामने वाले को, या फिर सामने वाला जो आपसे डिमांड करता है, जितना पैसा आप उसे पे करते हैं एक्चुअली में, और पैसे के साथ साथ अगर कुछ और कंसिडरेशन भी, फॉर एग्जांपल अदर देन कैश, यानी आपने अपना फर्नीचर दे दिया, उस फर्नीचर की मार्केट वैल्यू थी 10,000 रुपये एंड आपने एसी खरीद लिया उसके बदले में, तो उस एसी के अगेंस्ट में आपने परचेज कंसिडरेशन जो दी है वो 10,000 रुपये दी है, 10,000 का फर्नीचर आपके यहाँ से गया है। तो परचेज कंसिडरेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू आर विलिंग टू पे फॉर समथिंग। किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो टोटल अमाउंट है आप पे करना चाहते हैं वो है परचेज कंसिडरेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आइटम का प्राइस है और एडिशनल कॉस्ट भी है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल सोफ़ा खरीदा, सोफ़ा को डिलीवर करने के लिए घर तक डिलीवर भी करवाना ज़रूरी था क्योंकि आप उसे अपनी गाड़ी में रखकर नहीं ला सकते थे, तो सोफ़ा की कॉस्ट प्लस में उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट थी वो भी आपकी परचेज कंसिडरेशन में काउंट हो जाएगी। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस क्लास का कि गुडविल वर्सेस कैपिटल रिजर्व। जब परचेज कंसिडरेशन की बात आती है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी साथ में ही आते हैं। जब भी कोई सामान आपने खरीदा एंड उसकी एक्चुअल प्राइस, उस सामान की प्राइस तो थी 10,000 रुपये, लेकिन आपने पे किया है 12,000। तो जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने पे किए हैं उस पर्सन को, वो गुडविल की वजह से पे किए हैं, ऐसा माना जाता है। अकाउंटिंग में हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं कि 2,000 जो एक्स्ट्रा है वो गुडविल के नाम का दिया गया है। अगर मार्केट में वही चीज़ 10,000 की मिलती थी लेकिन हमने एक्स्ट्रा पे करना पड़ा तो जाहिर सी बात है गुडविल की वजह से ही पे करना पड़ रहा है, अदरवाइज ऐसे नहीं पे करते एक्स्ट्रा। और दूसरी सिचुएशन में अगर सेम एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर 10,000 का सामान था, हमको वो 8,000 में मिल गया, तो 2,000 जो है हमारा जो फायदा हुआ है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मतलब जब भी कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल कोई एसेट बिक रही है तो वो एक कैपिटल एसेट सेल हो रहा है, कैपिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैपिटल की वजह से फायदा हो रहा है, इसीलिए उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं। ये एक हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है हमारा इस सिचुएशन में, बट ये डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पैसा रिजर्व का पार्ट बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट भी कौन सा? कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसको कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर किया जा रहा है, उस प्रॉफिट को। तो यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो हम मान रहे हैं कि गुडविल के लिए, और परचेज ये है हमारी पे जो कर रहे हैं उसको परचेज कंसिडरेशन आप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था गुडविल वर्सेस कैपिटल रिजर्व। अगर पैसा एक्चुअल में ज़्यादा पे कर रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस के कंपैरिजन में, तो वो हम इसलिए पे कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की गुडविल बहुत ज़्यादा है, उस पर्सन की गुडविल बहुत ज़्यादा है जिससे हम वो खरीद रहे हैं। दूसरी बात है कैपिटल रिजर्व कब क्रिएट होता है? प्राइस कम पे कर रहे हैं, यानी हमको उस ट्रांजेक्शन की वजह से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो हमारी डे टू डे की ट्रांजेक्शन नहीं है, वन टाइम ट्रांजेक्शन है। कैपिटल रिजर्व हमारा वहाँ से हो रहा है क्योंकि वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है, कैपिटल ट्रांजेक्शन की वजह से जो फ़ायदा हो रहा है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, आपको जीवन भर काम आएगा अगर आप आगे फर्दर स्टडीज सीए जैसे एग्ज़ाम में करते हैं, वहाँ पर भी ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत
बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ज़रूर इसको ध्यान से कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मिलते हैं अगली क्लास में अलग टॉपिक के साथ में। डिबेंचर चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगा, इसके एग्जाम्पल्स हम करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।